हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 3 जून, ये जून मंथ का हमारा पहला वीडियो है। 1, 2 और 3 जून तक का जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक नेल्सन मंडेला पुरस्कार, रेड फ्लैग 24 अभ्यास, 46वीं अंटार्कटिक संधि, वैश्विक बेरोजगारी दर, एक ड्रोन दीवार कुछ लोग देशों ने मिलकर बनाई है, और T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके साथ भी कुछ और टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, निम्हांस बेंगलुरु, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये बेंगलोर में एक संस्थान है, चिकित्सा संस्थान निम्हांस। ठीक है, उसने ये वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, और ये पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये निम्हांस का जो है वो फुल फॉर्म है। निम्हांस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ये इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य, आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, और ये वैसी संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है जो स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ एनरिचमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वैसे संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जाता है, वैसे संस्थानों को यह मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? ठीक है, ये एनएसओ जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उसने 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो कितनी रखी है? 7%, 7.8%, 8.2% और 9%। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी है। एनएसओ ने वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% जो है इन्होंने आंकी हुई है। ठीक है, और इन्होंने बताया हुआ है कि 2022-23 की जो वृद्धि दर थी वो 7% रही है। 2023-24 में ये वो सॉरी 23-24 में ये जो है वो 8.2% रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पीएचडी, ठीक है, पीएचडी छात्रों के लिए निम्न में से कौन सी एक नई पहल लॉन्च की है? ठीक है, ऑप्शन है पीएचडी साथी, BIMREN, शोध भारत और विद्या वर्धन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका बी है। ये भारत सरकार ने BIM, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो BIM, उसके बाद से है आर, ये ई जो है वो इसमें स्मॉल है, और एन ये इसका इंग्लिश में है। BIMREN ये पहल जो है वो भारत सरकार ने पीएचडी छात्रों के लिए स्टार्ट की है। ये पहल जो है वो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके, और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, अंतर सरकारी संगठन IGO, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की ये जो है एक संयुक्त पहल है। ठीक है, यह क्या करेगा? बिम्स्टेक देशों के पीएचडी छात्रों को भारत में डॉक्टरेट शोध करने में सक्षम बनाएगी। जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, भारत उसका बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य है, तो जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वहां के जो छात्र हैं, वो जो पीएचडी छात्र हैं, वो भारत में शोध करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये एक एग्रीमेंट हुआ है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये सदस्य देश 24 महीने की अवधि के लिए प्रति परियोजना 5 मिलियन रुपए तक के अनुदान के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये 24 मंथ्स का प्रोग्राम 2 इयर्स का है। अगर आपका BIMREN की फुल फॉर्म देखें तो बिम्स्टेक, बी फॉर है जो बिम्स्टेक, इंडिया, आई फॉर इंडिया, मरीन रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, ये जो है वो स्टार्ट हुआ है। थोड़ी सी डिटेल बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहो तो ये इंग्लिश में फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे मैप में जो है जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है,
बिम्स्टेक का गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के अनुसार किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और ये सारे जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं और ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ से अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम मोबाइल नंबर दिया है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से हमसे जुड़ के ये कंटेंट एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कब संपन्न हुई है? 20 मई 2024, 30 मई 2024, 1 जून 2024 और 15 जून 2024। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये जो कोच्चि में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की 24वीं बैठक जो है वो 30 मई 2024 को संपन्न हुई है। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें क्या हुआ है, पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस पर भी 26वीं समिति की बैठक इसके साथ साथ केरल में संपन्न हुई है। दो प्रमुख बैठकें संपन्न हुई हैं और इस बैठक का जो मुख्य विषय है, थीम है, वो रहा है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये संस्कृत का वर्ड है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, और इन बैठकों में अंटार्कटिक क्षेत्र से संबंधित विज्ञान, नीति, शासन, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये सभी जो मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चिंता का विषय भी है। अब पर्यावरण संरक्षण तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय ही है, पर्यटन प्रबंधन भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई सारे स्थान जो है वो एक्सेस में टूरिज्म देख रहे हैं, एक्सेस में टूरिस्ट के नंबर वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफी प्रेशर है और अब कई कंट्रीज जो हैं, कई स्थान जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं टूरिस्ट को। तो अब पर्यटन प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त भारत ने एक घोषणा की है कि भारत एक नई अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 स्थापित करेगा। ठीक है, मैत्री-2 नाम से एक नई जो अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन की भारत स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची है? ठीक है, आप लोग मैप में अलास्का की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा। अलास्का जो है वो यूएस का हिस्सा है, पहले कभी ये रसिया का हिस्सा होता था। ठीक है, अभी जो है वो यूएस का हिस्सा है। ठीक है, तो मैप में इसकी जब आप यूएस का मैप देखेंगे तो आपको मैप में ये यूएस जो है वो कनाडा के ऊपर कहीं दिखाई देगा। तो अलास्का की आप पोजीशन देख लीजिएगा। अब आपको बताना है कौन सा अभ्यास, रेड फ्लैग 24, कोबरा गोल्ड, मालाबार और रिमपैक। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये रेड फ्लैग 24 नाम से एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अलास्का पहुंची है। इस अभ्यास का आयोजन 30 मई से 14 जून तक किया जाना है। यह अभ्यास अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और जो है वो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी है जो इसमें भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची है। ठीक है, इसमें भारतीय वायुसेना के IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर, ठीक है, उसके बाद राफेल लड़ाकू विमान और C-17 परिवहन विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है ये इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या रखा है? ठीक है, साउथ कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी बनाई हुई है, उसका नाम क्या रखा है? कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया स्पेस एजेंसी, कोरिया नेशनल स्पेस रिसर्च। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। इन्होंने इसका नाम जो रखा है वो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नाम रखा है। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इन्होंने KASA इसको फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, और इनका जो योजना है वो योजना है कि ये वर्ष 2045 तक मंगल ग्रह पर अपना क्या करेंगे, ये रॉकेट उतारेंगे, अपना ये जो है वो मिशन भेजेंगे मंगल पर। और इन्होंने घोषणा की है कि ये अंतरिक्ष अन्वेषण पर करीब 100 ट्रिलियन वॉन
ठीक है, जो साउथ कोरिया की करेंसी है वो वॉन है। तो अगर इसको डॉलर में आप कन्वर्ट करेंगे तो करीब 72.6 बिलियन डॉलर खर्च करने की इनकी योजना है। काफी महत्वाकांक्षी इनका ये प्रोग्राम है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र लैंडर या मून लैंडर 2032 के लिए योजनाबद्ध है। तो इनके दो बड़े प्रोग्राम हो गए। 2032 तक इनको मून पे पहुंचना है और 2045 तक इनको मंगल या मार्स पर पहुंचना है। ठीक है। इसके साथ ही मई 2023 में नूरी रॉकेट, रॉकेट का नाम है नूरी, इसके प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया अपना स्वयं का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह प्रकाश तकनीकी रखने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है। ठीक है। दक्षिण विश्व में अभी तक ऐसे 6 देश थे जिनके पास अपना अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास तकनीकी थी। अब ये मई 2023 से इसमें जो है वो दक्षिण कोरिया 7वां देश बन गया है। थोड़ी सी और डिटेल आगे लिखी हुई है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या तो हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 30 मई, 1 जून और 2 जून। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और ये दिन जो है वो उन हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है जो पूरी सच्चाई और साहस के साथ जन कल्याण के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पब्लिक वेलफेयर है। वैसे लोगों के योगदान को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और ये 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने पहला हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंड मार्तंड, ये इन्होंने पहला पत्र शुरू किया था और इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता है। तो ये सामान्य अध्ययन का भी एक जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भारत का जो आजादी का संघर्ष है उसके रिलेटेड भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कई बार कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था, इसके संपादक कौन थे, कब स्टार्ट हुआ था, कहां से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। और ये साथ में जो है वो एक हमने छोटी सी कटिंग लगाई है। आप देख सकते हैं ये नाम यहाँ पर उद्दंड मार्तंड इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से ये पेपर आता था। अगला क्वेश्चन है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में क्या रहने की उम्मीद है? ऑप्शन है 4.7%, 4.8%, 4.9% और 5.0%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। जो ILO ने बेरोजगारी दर की बात की है वर्ष 2024 के लिए, तो इन्होंने 2024 में 4.9% बेरोजगारी दर, वैश्विक बेरोजगारी दर रहने की घोषणा की है। वर्ष 2023 में ये दर जो है वो 5% थी। तो 0.1% का इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है। मतलब रोजगार के क्षेत्र में जो है हम लोग आगे बढ़े हैं और अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में पाया गया कि करीब 183 मिलियन लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं। जबकि बिना नौकरी वाले काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या 402 बिलियन है, 402 मिलियन है। वैसे लोग हैं जो नौकरी करना तो चाहते हैं बट उनके पास नौकरी नहीं है। इसके अलावा जो उच्च आय वाले देश हैं, हाई इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज हैं, वहां महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 9.7%, जबकि पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 7.3% थी। तो महिलाओं को रोजगार जो है उच्च आय वाले देशों में अभी क्या गया है, कम है। उनके लिए रोजगार के अवसर अभी भी कम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 15 मई, 31 मई और 1 जून। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सभी दिवस जो मनाने का हमारा उद्देश्य होता है वो वैसे प्रोडक्टों से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये जो तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं वो तंबाकू के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर इस वर्ष के दिवस के विषय की या थीम की बात करें तो उसका थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। ठीक है। ताकि बच्चों के जीवन पर ये तंबाकू जो है वो दुष्प्रभाव ना डाले, ना तो तंबाकू का सेवन करें, ना ही वो किसी भी तरह से तंबाकू उद्योग में इन्वॉल्व रहे। ठीक है। तो ये जो है इसकी
थीम है। और अगर बात करें इस दिवस की, ये दिवस कब से शुरू हुआ, तो वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके जो है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी, शुरुआत की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अभी नया अपॉइंटमेंट है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका, गीतानास नौसेदा, इंग्रेडा सिमोनेटे और जेरेमिया मानेले। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये गीतानास नौसेदा जो है, इनको लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ है। ठीक है। अभी जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पे, तो जो इनके ऑपोजिट में थे वो थे इंग्रेडा सिमोनेटे, तो इनको हराकर इन्होंने जो है वो ये पद जो है जीत लिया है। यहाँ पे हमने आपको एक मैप भी दिखाया है जिसमें ये आपका बीच में रहा लिथुआनिया, ठीक है, नीचे आपका रहा पोलैंड। ये रशिया का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट। ठीक है, ये रशिया का पार्ट है, इसको बोलते हैं कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट। ये यहाँ पे रहा आपका बेलारूस, ये रहा आपका लातविया, और लातविया के ऊपर ही जो है वो आपका एस्टोनिया है। तो अगर आप लिथुआनिया के पोजीशन देखेंगे तो पहले तो ये बाल्टिक सागर के बगल में है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है बाल्टिक नेशंस का, तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक नेशंस में काउंट होती हैं। ठीक है, और ये लिथुआनिया जो है ये क्या कर रहा है, आपका बेलारूस को कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट से अलग कर रहा है, और ये पोलैंड के उत्तर में, और लातविया और ऊपर एस्टोनिया है तो एस्टोनिया के दक्षिण में। ये इसकी पोजीशनिंग है, और यहाँ पे बाल्टिक सागर बना हुआ है। ठीक है, कोशिश हमारी यही है कि आपको एक ही जगह पे जितनी ज्यादा से ज्यादा संभव चीजें हो वो आपको बता दी जाए। जैसे हमने इसमें आपको बता दिया है कि लिथुआनिया की पोजीशनिंग क्यों है, क्योंकि मैप में जो है कंट्री की पोजीशन जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको सही जवाब नहीं भी आता है तब भी आप स्मार्ट रीजनिंग का यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम से कम समय में प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो इस वजह से अगर जो भी हम आपको कंटेंट ये दे रहे हैं आपको पसंद आता है तो आप अपना हमें फीडबैक जरूर दें, आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, आपके फीडबैक से इसमें हम और सुधार कर सकते हैं और परीक्षा उपयोगी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। इन्होंने 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी हैं और 13 दिनों में इन्होंने ये कार्य किया है। ऑप्शंस हैं अरुणा शर्मा, ज्योति रात्रे, पूर्णिमा श्रेष्ठ और सुमन गवानी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये पूर्णिमा श्रेष्ठ पहली महिला है जिन्होंने 13 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार जो है विजय हासिल की है, फतेह किया है। ठीक है, ये नेपाल की निवासी है और इनकी उम्र मात्र भी 32 वर्ष है और इन्होंने केवल 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ठीक है, और ये जो है तिहरी चढ़ाई, एक ही सीजन में तिहरी चढ़ाई करने वाली इन्होंने जो किसी महिला का जो है पिछले बार का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ये 13 दिन में ही मात्र चढ़ गई हैं। यहाँ पर इनकी बगल में तस्वीरें लिखी हुई हैं, माउंट एवरेस्ट पर इनकी ये तस्वीरें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 6 नाटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। इसमें शामिल नहीं है। अभी जो रशिया और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है और उसके बाद जो है वो कुछ देश जो है वो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव है इस चीज को लेके, और एक घोषणा की इन्होंने कि हम अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्रोन की दीवार बनाएंगे। तो उसमें आपको बताना है कौन सा देश शामिल नहीं है। लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और यूक्रेन। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये ड्रोन दीवार जो बनाई जा रही है उन देशों में यूक्रेन शामिल नहीं है, जबकि लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड ये तीनों देश शामिल हैं। इसके अलावा लातविया और ठीक है एस्टोनिया और नॉर्वे। ठीक, तो इस तरह से लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे 6 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है और इन्होंने अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये ड्रोन दीवार नॉर्वे से पोलैंड तक होगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकी का उपयोग करेगी। ठीक है, अगर बात करें कि रूस के साथ जो सीमा साझा करने वाले यूरोपीय देश हैं तो ये 6 तो हो ही गए, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
पोलैंड, उसके बाद बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और लिथुआनिया। ये लिथुआनिया 2 बार नाम आ गया। ठीक है, तो ये इतने देश हैं जो रूस के साथ क्या करते हैं, यूरोपीय देश हैं जो रूस के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनमें से ही 6 देशों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, बिकॉज सबकी नजरें जो है वो रूस यूक्रेन संघर्ष में है। ठीक है, और ये अभी भी कहीं भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम था और आप सब लोग भी इलेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, रिजल्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं पब्लिश किए थे, बट आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक, तो आज इतना ही। बाकी आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए